हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुमित सर क्लासेस। तो हमारा सेक्शन सोशल साइंस का चल रहा था। 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके थे। 4th चैप्टर हमारा जो एग्रीकल्चर था उसमें मैंने आपको बता दिया, क्रॉपिंग पैटर्न बता दिए थे और क्रॉपिंग सीजन्स बता दिए थे आपको। अब हमारी जो क्रॉप्स चल रहा है फाइबर क्रॉप्स बताने थे। तो फाइबर क्रॉप्स के अंदर सबसे पहले हम बात, फाइबर क्रॉप्स जो हैं कॉटन, जूट, हेम्प और नेचुरल सिल्क, द 4 मेजर फाइबर क्रॉप होती हैं जो भारत के अंदर उगाई जाती हैं। अगर हम सिल्क को छोड़ते हैं तो सारी जो हैं हमारी वो क्रॉपिंग पैटर्न पे चलती हैं। क्रॉप हैं ये, फसल उगाई जाती है कॉटन की, जूट की और हेम्प की। और जो नेचुरल सिल्क है वो नेचुरल सिल्क एक जो सिल्क वॉर्म होते हैं उसके प्यूपा से निकाला जाता है, सिल्क वॉर्म से, और ये भी एग्रीकल्चर के अंदर ही आता है। ठीक है। और जो कॉटन है, कॉटन जो भारत के अंदर कॉटन की जो खेती होती है वो उसके लिए जो टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है लगभग 25 डिग्री एबव टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। साथ ही साथ एनुअल जो रेनफॉल होना है चाहिए 200 सेंटीमीटर की बारिश होनी चाहिए। और भारत के अंदर जो सबसे ज़्यादा कॉटन उत्पादित करने वाला जो राज्य है वो है कौन सा? गुजरात। गुजरात के अंदर गुजरात राज्य में भारत में सबसे ज़्यादा कॉटन की खेती की जाती है। ठीक है। और 2008 के बाद कॉटन उत्पादन में चाइना के बाद भारत दूसरे नंबर पे रहा है। ठीक है। एक होती है हमारा जूट। जूट को हम गोल्डन फाइबर के नाम से जानते हैं। और जूट जो सबसे ज़्यादा उगाया जाता है भारत के अंदर वो कहाँ पर उगाया जाता है? वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में जो हुगली नदी है, हुगली नदी के किनारे का जो एरिया है, जो भी मैदानी एरिया है, प्लेन एरिया है, वहाँ पर जूट की खेती की जाती है। भारत में जो जूट है वो उसकी जो लॉसिंग मार्केट लॉस हो गई है। क्यों? जो सिंथेटिक फाइबर है, सिंथेटिक फाइबर की जो होता है वो थोड़ा सस्ता पड़ता है, इसलिए जूट की जो मार्केट वैल्यू है वो कम है। और जूट का जो प्रयोग किया जाता है वो पैकेजिंग मटेरियल यानी बोरी बनाने में किया जाता है, कारपेट बनाने में किया जाता है, बैग्स बनाने में जूट का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारी फाइबरस क्रॉप हैं। ठीक है। तो आपको मैंने खाद्य फसलें और अखाद्य फसलें दोनों के बारे में बताया। अब बात है हमारे नेक्स्ट टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, यानी खेती को, एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाना है तो हमारे लिए जो टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स आए, तो इसको तहत में चलते हुए तो हम टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म जो हम 1960s के अंदर हमारा एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए एक आया था ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। ग्रीन रेवोल्यूशन जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे तो उनके शासनकाल में ग्रीन रेवोल्यूशन आया और उसमें MS स्वामीनाथन जो थे ग्रीन रेवोल्यूशन लाने वाले हमारे भारतीय रहे हैं, जिन्होंने भारत के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन आई यानी हरित क्रांति। इससे जो हमारी जो खाद्य फसलें, खासतौर पे गेहूं की फसल में उत्पादन में बढ़ोतरी देखी गई और नए प्रकार में हमारे HYV सीड्स और साथ ही साथ जो इरिगेशन सिस्टम को मजबूत किया गया ताकि हमारा जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो अच्छे से चल सके। पहले हम किस पे? बारिश पे निर्भर थे, लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद हम जो है बारिश पे निर्भर ना रहकर थे, इरिगेशन फैसिलिटीज़ वो हमारे देश के अंदर आई, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा खेती करते गए। तो द पेस ऑफ द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए एग्रीकल्चर विच प्रोवाइड लिवलीहुड ऑफ द मोर देन 60%। तो भारत के अंदर जो हमारे जीवन यापन करते हैं जो लोग, लगभग 60% लोग हैं, वो एग्रीकल्चर पर ही निर्भर है। तो भारत की जो सरकार है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया एग्रीकल्चर 1960 से 70s के बीच में। तो 1960s में हमारे क्या आए थे? ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी। और 1970s में क्या आया था? हमारा वाइट रेवोल्यूशन आई थी, दुग्ध क्रांति जिसको हम बोलते हैं। ठीक है। द गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंस द मिनिमम सपोर्ट। और भारतीय सरकार ने एक MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस लागू किया गया, जिससे किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो जा सके। रिम्यूनरेटिव एंड द प्रोक्यूमेटिव प्राइस ऑफ द इम्पोर्टेंट क्रॉप। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है कंसोलिडेशन होल्डिंग कॉर्पोरेशन, एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी। तो जमींदारी जो प्रथा है उसको हटा दिया गया, क्योंकि जब जमींदार लोग होते थे वो किसानों से खेती कराते थे और खेती का कुछ हिस्सा ले लेते थे और उनका बहुत ही अत्याचार करते थे। तो जमींदारी सिस्टम हटा दिया गया और गिवन प्रायोरिटी ब्रिंग द इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म लाए गए भारत के अंदर आज़ादी के बाद, ताकि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। ग्रीन रेवोल्यूशन मैंने आपको बताया, ग्रीन रेवोल्यूशन आया है, जैसे पैकेज टेक्नोलॉजी एंड वाइट रेवोल्यूशन आया, ऑपरेशन फ्लड, पर सम स्ट्रेटेजीज अपनाई गई इंडियन एग्रीकल्चर को सुधारने के लिए। फिर लैंड रिफॉर्म्स आए बाद मेन फोकस 5 ईयर प्लान, जो पंचवर्षीय योजना लागू की गई। जो पहली पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी
जो लागू की गई थी उस पर विशेष ध्यान किस पे दिया गया था, विशेष ध्यान एग्रीकल्चर पर दिया गया था, ताकि हमारा जो हम एग्रीकल्चर मीन्स ताकि खाने के लिए हम क्या यानी फूड ग्रेन्स के लिए हम खुद ही क्या हो सकें, इंडिपेंडेंस हो सकें और दूसरों पर निर्भर ना हो। हम दूसरे देशों से हम गेहूँ वगैरह खरीदते थे। तो सबसे मेन जो रेवोल्यूशन जो हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, 5 ईयर प्लान्स के अंतर्गत जो हमने एग्रीकल्चर पर विशेष ध्यान दिया ताकि हम क्या कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फसलों को उगा सकें। डेवलपमेंट ऑफ फ्यू सिलेक्टेड एरिया 1980 एंड 1990 कॉन्फ्रेंसिव टू डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड इनिशिएटिव विच इंक्लूड द बोर्ड इंस्टीट्यूशन एंड टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स लेके आए। प्रोविजन ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस यानी कि फसल बीमा योजना लागू किया, जिससे सूखा पड़ जाता है या बाढ़ आ जाती है या चक्रवात आ जाता है या फसलों पे बीमारी लग जाती है, तो उस स्थिति में किसानों को क्या होगा, किसानों को सरकार की तरफ से इंश्योरेंस पॉलिसी दी गई ताकि उनकी अगर फसल बर्बाद हो जाती है तो उनको पैसा मिलेगा। और बहुत सारी जगह ग्रामीण बैंक्स की स्थापना की गई, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी और बैंक्स की स्थापना की गई ताकि जो छोटे किसान हैं लो रेट्स इंटरेस्ट रेट पर उन्हें लोन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाए ताकि वो अपनी छोटी सी ज़मीन पर क्या कर सकें, खेती कर सकें, क्योंकि उन पर पैसा नहीं हो सकता था इक्विपमेंट खरीदने के लिए। तो उन्होंने ग्रामीण बैंक, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी और बैंक्स में लोन फैसिलिटीज़ की शुरुआत की। साथ ही साथ KCC की यानी किसान क्रेडिट कार्ड और पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस की शुरुआत की गई थी। स्पेशल वेदर बुलेटिन और एग्रीकल्चर प्रोग्राम फॉर द फार्मर एंड इंट्रोड्यूस रेडियो TV और किसानों के लिए बुलेटिन यानी कि समाचार आने लगे टेलीविज़न पे, दूरदर्शन पर, साथ ही साथ जो रेडियो पर जो खेती से संबंधित जानकारी, मौसम की जानकारी प्रोवाइड की जाने लगी ताकि किसानों को क्या अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जा सके। साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंस मिनिमम सपोर्ट प्राइस लागू किया गया, रिमेनिंग प्रोक्योरमेंट प्राइस ऑफ द इम्पोर्टेंट क्रॉप एंड चेक एक्सप्लॉयटेशन फार्मर टू स्पेक्युलेटर एंड मिडल मैन यानी कि स्पेक्युलर और मिडल मैन, मध्य में जो किसानों को फसल बेचने के लिए मिडल मैन को हटा दिया गया। अब बात करते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इकोनॉमी एम्प्लॉयमेंट आउटपुट यानी कि एग्रीकल्चर का हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था में एम्प्लॉयमेंट में क्या क्या योगदान रहा है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रजिस्टर्ड एट द डिक्लाइन ट्रेंड ऑफ द 1950 ऑनवर्ड, जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रजिस्टर्ड किया गया वो 1959 में किया गया था। द पॉपुलेशन कंटिन्यूड 63% 2001 में लगभग 63% से भी ज़्यादा जो जनसंख्या थी एग्रीकल्चर क्षेत्र में लगी रही। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड अ कंसर्ट टू एफर्ट टू मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर और गवर्नमेंट ने बहुत सारे एफर्ट लगाए ताकि एग्रीकल्चर का क्या किया जाए, मॉडर्नाइजेशन किया जा सके, आधुनिकीकरण किया जा सके। इंडियन मेन कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट टू मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर एस्टैब्लिश इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर। इंडियन एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने के लिए भारतीय सरकार ने इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर की शुरुआत की गई। ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर डिक्लेरेटिंग विच इज द अलार्मिंग द सिचुएशन। एग्रीकल्चर बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था की जो एग्रीकल्चर है वो रीढ़ है। एग्रीकल्चर भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। जो हमारा जो GDP रहती है हमेशा से एग्रीकल्चर क्षेत्र में ज़्यादा रही है। ठीक है, पिछले कुछ वर्षों में जो हमारा जो प्राइमरी सेक्टर जो रोजगार उपलब्ध कराता रहा है सबसे ज़्यादा और आने वाले समय में भी वो करा ही रहा है। शेयर द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देने वाला सेक्टर है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर। साथ ही साथ लिवलीहुड द पॉपुलेशन और जनसंख्या को जीवन यापन करने वाला भी सेक्टर हमारा कौन सा है, एग्रीकल्चर सेक्टर है। द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया मेड अ कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट टू मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे एफर्ट लगाए एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने के लिए। साथ ही साथ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना की ताकि शिक्षा के द्वारा हम एग्रीकल्चर की जानकारी प्राप्त कर सकें। ठीक है, वेटरनिटी सर्विस दी गई, एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स खोले गए, एनिमल यानी कि पशुपालन केंद्र खोले गए, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट किया गया। साथ ही साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट फील्ड ऑफ मेट्रोलॉजी ऑन द वेदर फोरकास्ट यानी कि मौसम की भविष्यवाणी दी जाने लगी। अब बात करते हैं फूड सिक्योरिटी की। अ नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट हैव फूड सिक्योरिटी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास खाद्य की कोई भी सुरक्षा नहीं है। Disproportionately large of the some region of the country, particular and economically less developed state and higher incidence of the poverty. The focus of policy in the fixing of the support price, fix किए गए support price and procurement wheat and the rice maintain their stock. गेहूं और चावल की जो फसल है उसको स्टॉक को मेंटेन रखने के लिए फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी FCI की स्थापना की गई ताकि हर व्यक्ति तक यहाँ पे
खाने की वस्तुएं पहुंच सकें। और ये जो फूड कॉरपोरेशन एक बफर स्टॉक के रूप में काम करता है। बफर स्टॉक क्या होता है, जो फसलें पैदा होती हैं उसको स्टॉक में रख लिया जाता है, ठीक है, और लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। द FCI प्रोक्योर्स द फूड ग्रेन्स ऑफ द फार्मर टू द गवर्नमेंट एंड ऑल्सो मिनिमम सपोर्ट प्राइस। जो FCI है सरकार के माध्यम से किसानों से मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे फूड ग्रेन को खरीद लेता है। एंड कॉम्पिटिशन ऑफ द लैंड बिटवीन द एग्रीकल्चर यूजेस सच एज हाउसेज एक्सेट्रा। द फार्मर इज बैडली अफेक्टेड टू द अनसर्टेन्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मार्केट। जो फार्मर्स हैं बहुत ही बुरी तरीके से प्रभावित हुए अनसर्टेन प्रोडक्शन से मार्केट से। द हायर सप्लाई और लोअर डिमांड। अब आता है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, यानी वैश्वीकरण का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा। वैश्वीकरण क्या होता है, जहाँ पर एक देश दूसरे देश के साथ बिजनेस रिलेशनशिप स्टार्ट करता है, साथ ही साथ उसका जो कल्चर है उसको भी अपनाता है, उसको हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन हुआ जैसे देश और विदेश के बीच में हमारा जो व्यापार बढ़ा तो उसका एग्रीकल्चर का क्या अहम योगदान था। तो ग्लोबलाइजेशन इज नॉट न्यू फेनोमेनन, नया तरीका नहीं है ग्लोबलाइजेशन। इट इज़ देयर इज द टाइम ऑफ कॉलोनलाइजेशन। जब उपनिवेश काल था तब से ही ग्लोबलाइजेशन चलता आ रहा है टिल टुडे, आज तक। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट आइटम ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट आइटम हैं जो भारत से अन्य देशों में क्या करते हैं, एक्सपोर्ट किए जाते हैं। जैसे कॉटन टेक्सटाइल इन मैनचेस्टर एंड लिवरपूल फ्लोरिश ड्यू टू द अवेलेबिलिटी गुड क्वालिटी ऑफ कॉटन फ्रॉम इंडिया। जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है मैनचेस्टर के अंदर, वो क्यों बढ़ रही है, कारण भारत से जो अच्छी क्वालिटी का जो कॉटन है वो वहाँ पर भेजा जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। जो चंपारण मूवमेंट हुआ था स्टार्टेड 1970 इन बिहार, जो इसी वजह से हुआ था चंपारण मूवमेंट। जो खेती करने आए थे, खेती करवाते थे और यहाँ से माल भेज देते थे अंग्रेज लोग, तो चंपारण सत्याग्रह। अंडर ग्लोबलाइजेशन के अंतर्गत पर्टिकुलर आफ्टर 1990 यानी 1990 के बाद फार्मर इन इंडिया हैव बीन एक्सपोज टू न्यू चैलेंज। किसानों को बहुत सारे चैलेंजेस देखने को मिले, क्योंकि जो 1990 के बाद जो शुरुआत हुई थी हमारे, वो किसकी शुरुआत हुई थी, PPI मॉडल की शुरुआत हुई थी, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की शुरुआत हुई थी। और पहले क्या हमारी फसलें यहीं पे हो जाती, सरकार हमसे खरीद लेती थी। अब इसका क्या हो गया, बहुत ही चैलेंजेस देखने को मिले कि प्राइवेटाइजेशन जैसे जैसे हुआ बहुत सारी स्थिति में सुधार भी और बहुत सी कमियाँ भी महसूस हुई। तो ये जो चैप्टर था हमारा एग्रीकल्चर चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है, और इसकी जो क्वेश्चन है वो आपके नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में आगे बढ़ाइए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए सुमित सर क्लासेस को। धन्यवाद।